हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। तो आज के इस वीडियो में आई विल बी प्रोवाइडिंग सम बेसिक गाइडलाइंस टू यू फॉर योर प्रिपरेशन फॉर आरआरबी एग्जाम। तो आरआरबी एग्जाम की प्रिपरेशन आप किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो, तो उसके बारे में कुछ बेसिक गाइडलाइंस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। हालांकि बहुत से वीडियोस अभी तक आपने देख लिए होंगे जिसमें आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सा आप यहाँ पर जोन अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हो। देन आपका मेडिकल क्राइटेरिया क्या होता है, ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता भी होंगी। हालांकि मैं भी इस वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा रिगार्डिंग योर पोस्ट ऑल्सो, रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन विच फॉर विच यू कैन अप्लाई। और इसके अलावा अपन यहाँ पर कुछ मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में भी बात कर लेंगे। लेकिन जो इस वीडियो का मेन पर्पस रहेगा वो आपकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यहाँ पर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर एकदम बेसिक लेवल से बात करूँ तो आपका जो आरआरबी का एग्जाम होता है, ठीक है, ये दो स्टेजेस में होता है। सबसे पहला होता है आपका CBT 1 और एक होता है आपका CBT 2। इसका मतलब है कि इसके दोनों ही जो पेपर हैं ये आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ CBT 1 की, तो CBT 1 बेसिकली आपका जनरल पेपर होता है जिसमें आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो कॉमन रहते हैं हर ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। जो मेन आपका रहता है वो CBT 2 रहता है। इसमें आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो आप लोग अपनी अलग अलग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ते हो उसको भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन CBT 2 को अपियर करने के पहले आपको CBT 1 यहाँ पर क्लियर करना पड़ता है। तो देखा जाए तो आप ऐसा बोल सकते हो कि CBT 1 जो है एक तरीके से आपका एक स्क्रीनिंग पेपर है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आपको देखने मिलता है कि 100 क्वेश्चंस आपके रहते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ क्या क्या सब्जेक्ट्स आगे आपको सिलेबस भी दिखा दूंगा मैं इसका। तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स होता है, साइंस होता है, जनरल इंटेलिजेंस होता है, रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, ठीक है। और जो आपका टोटल टाइम लिमिट रहता है यहाँ पर, तो 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं विद इन 90 मिनट्स ऑफ टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इतने टाइम के अंदर आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। और जब तक आप CBT 1 क्लियर नहीं करोगे आप यहाँ पर CBT 2 के लिए अपियर नहीं हो पाओगे। अब इसका जो अभी डिटेल नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो तो आपके पास आ ही जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी, तो आपको यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ इस नॉन टेक्निकल पोर्शन के ऊपर भी इक्वली एम्फोसिस देना है। अगर आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा तो आपका ये पहला पेपर ही क्लियर नहीं हो पाएगा। और पहला पेपर अगर क्लियर नहीं हो पाएगा तो आप अपने टेक्निकल पेपर को यहाँ पर अपियर नहीं कर पाओगे। अगर मैं CBT 2 के बारे में भी बात करूँ तो यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन का नेचर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। आगे मैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी बता दूंगा। आपको जनरली 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है दोनों पेपर में। तो 150 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसमें भी आपका जो टेक्निकल स्ट्रीम है, जैसे जिस भी ब्रांच की आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सिविल है तो सिविल की है, मैकेनिकल तो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। तो ये सारी ब्रांचेस तो यहाँ पर रहेंगी रहेंगी, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए कंप्यूटर अवेयरनेस का, फिर एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन का आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आइडिया होना चाहिए। अब अगर ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, इसका मतलब डेफिनेटली आपको इसमें से क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा। जैसे CBT 1 आपका 90 मिनट्स का होता है, ये आपका जो पेपर होता है ये 120 मिनट्स का होता है, ठीक। और दोनों ही पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग रहती है दैट इज 1/3। इसका मतलब है कि आपका हर इनकरेक्ट क्वेश्चन में 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा। तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन अगर रॉन्ग हुआ तो पहले ही आपको यहाँ पर नंबर नहीं मिलने वाले, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगा। तो जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसकी वजह से आपका जो टोटल मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट होंगे, या आप मान के चलो कि 5/3 मार्क्स आपके यहाँ पर डिडक्ट हो जा रहे हैं, सॉरी 4/3 मार्क्स आपके यहाँ पर डिडक्ट हो रहे हैं। तो मतलब डायरेक्टली आपका 1.33 मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा अगर आपने कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग किया। तो नेगेटिव मार्किंग को अप्लाई करने के लिए, मतलब नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर भी वीडियो मेरा ऑलरेडी आ चुका है, तो आप वाला वीडियो भी देख सकते हो। देन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, देखो इसका जो नोटिफिकेशन था या इसका जो अनाउंसमेंट आप कह सकते हो, ये कुछ ही समय पहले आया था। हमने यूट्यूब पे इसका सेशन भी रखा था। और अभी तक अपन ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स टेक्निकल मतलब सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या कोई से भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने SSC जेई का पेपर तो डेफिनेटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि SSC जेई का जो पेपर है ये पहले आपका 27 को होने वाला था। अब SSC जेई का भी फाइनल डेट अभी तक आया नहीं है, तो 27 अक्टूबर को आपका SSC का पेपर होने ही वाला था। अब SSC के पेपर में भी आपको टेक्निकल पोर्शन देना पड़ता है और साथ में आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन भी होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे उन्होंने ये दोनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन को साथ बाय साइड किया ही होगा, क्योंकि
कुछ समय पहले ही इसका नोटिफिकेशन आया। तो कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल काफी हद तक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। ठीक है। तो अगर इस समय आप अपनी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बूस्ट अप कर देते हो, कहने का मतलब है कि अगर अपनी आलस को कम करके आप अगर प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करते हो, जो भी चीज आपने अभी तक पढ़ी है उसका अच्छे से रिवीजन करते हो, तो आपका टेक्निकल पोर्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा, नॉन टेक्निकल पोर्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, अब आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन टेक्निकल पोर्शन में जो आपको एडिशनल चीजें पढ़नी है वो आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जनरल अवेयरनेस तो आप वैसे भी पढ़ते ही हो। रीजनिंग को आपको और अच्छे से करना पड़ेगा। साइंस आप लोग एसएससी में भी पढ़ते हो, साइंस आपको यहाँ भी पढ़ना है। जनरल इंटेलिजेंस वाला पोर्शन आपको यहाँ पर पढ़ना है, और बेसिकली आप मैथमेटिक्स के ऊपर यहाँ पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो पार्ट होता है और साइंस का जो पार्ट होता है और रीजनिंग, ये तीन सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा देता है। ठीक है। और मैथमेटिक्स आपका जो रहता है वो बेसिक आपका अप टू क्लास 10th मैथमेटिक्स रहता है। इनफैक्ट मैंने भी इसकी क्लासेस ले रखी है। तो बेसिक मैथमेटिक्स आपका रहता है, उसके अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इनफैक्ट अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से बना लोगे तो भी वो प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन उसको कम समय, क्योंकि देखो 90 मिनट्स का समय आपके पास अवेलेबल है, तो उसको उतने कम समय में इफेक्टिवली सॉल्व करना और नेगेटिव मार्किंग को भी अवॉइड करना, इसके लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। और प्रैक्टिस के लिए बेटर होता है कि आप यहाँ पर गाइडेंस लेके तैयारी करो। ठीक। तो ऑलरेडी आपका बहुत सारा टेक्निकल पोर्शन तो प्रिपेयर्ड ही है। नॉन टेक्निकल पोर्शन में कुछ सब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पर और फोकस करना पड़ेगा। फिर जब आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा तो आपको यहाँ पर टेक्निकल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल में जो सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़े, अगर मैं आपको इसका सिलेबस दिखाऊं, इफ आई शो यू द सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम, तो सिलेबस भी मेरे पास है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। सीबीटी में देखो, देखो अब यही सब मैं बता रहा था आपको। तो मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो 30 मार्क्स का मैथ, सबसे हाईएस्ट नंबर आपको मैथमेटिक्स और साइंस में ही दिख रहे हैं। इसके अलावा रीजनिंग और इंटेलिजेंस, वही मैं आपको बोल रहा था कि ये सब जो आपके सब्जेक्ट होते हैं काफी स्कोरिंग है, और इनमें अगर आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे तो आपके जो मार्क्स है वो अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है। जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक भी आपको आना चाहिए, आप लोग एसएससी के लिए भी पढ़ते हो ऑलरेडी। ठीक, तो ये सब आपके नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन होते हैं, और इसके अंदर भी क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपका इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है, बेसिक एनवायरमेंटल इश्यूज हैं आपके। ठीक है, जो आपका जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, करंट आपके करंट अफेयर्स जो है, ज्योग्राफी है, देखो ये सिर्फ लिख दिया है यहाँ पर ज्योग्राफी है, लेकिन ये पूरा पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, देख रहे हो यहाँ पर इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, इकोनॉमी पूरा पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये चीजें आप एसएससी में भी पढ़ते हो बेटा। अब एसएससी में अगर आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं तो इतना मान के चलो कि आपका ऑलमोस्ट बहुत सारा प्रिपरेशन सीबीटी 1 का हो ही चुका है। बस अभी जो आपको यहाँ पर मेन फोकस करना होगा, ज्यादा फोकस जो करना होगा, ये मैथ्स वाले पोर्शन पे करना होगा, क्योंकि ये चीज आपका एसएससी का पार्ट में नहीं आता। तो थोड़ा सा आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट भी आप लोग एसएससी में करते हो, इनफैक्ट एसएससी में तो रीजनिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये सब जो कोडिंग डिकोडिंग है, और नंबर निकालना है, ब्लड रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, ठीक है, डेटा सफिशिएंट टाइप क्वेश्चंस है, तो अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चंस है आपके, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस है, ये सब टॉपिक आप लोग पढ़ते हो एसएससी में। तो ये सब चीजें तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर काफी कुछ आती होगी, बस इसको आपको प्रैक्टिस करके और स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन आने से नहीं होता है, अगर आती है तो उसको कम समय में कैसे सॉल्व करना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब हुआ कि सीबीटी 1 के लिए कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इसको अभी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, इसको यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हो तभी आपका जो अगला स्टेज आएगा, यानी एसएससी जेई सीबीटी 2 का स्टेज आएगा, इसको आप अपीयर कर पाओगे। तो सीबीटी 2 का भी अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं तो पूरा आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स का सिलेबस होता है, ये देखो, तो यहाँ पर देखो 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मिनट्स का रहेगा, ये भी आपको बताया मैंने। ठीक है, देखो बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन ये आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन दिस यू हैव टू स्टडी, और इसकी क्लासेस हमारे अनअकैडमी प्लस पे चलती है, बहुत अच्छे तरीके से आपको कंप्यूटर्स पढ़ाया जाता है यहाँ पर, बिल्कुल आप उसको पढ़ सकते हो। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल, इसके बहुत सारी चीजें तो आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी पढ़ रखी है, बस इसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपका बेसिक जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, देखो। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी आप लोग साइंस में पढ़ोगे, और स्पेसिफाई कर दिया है कि अप टू क्लास 10th ऑफ सीबीएसई स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपको ये सवाल पूछेगा। ठीक है, तो देख सकते हो कि जनरल अवेयरनेस फिजिक्स केमिस्ट्री का भी 15 मार्क्स है। तो क्लास 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑलरेडी आप लोग सीबीटी 1 में भी पढ़ के आओगे,
तो उसी को आपको वापस अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन का नेचर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको सीबीटी 2 में पढ़ने पड़ेंगे। देन जो आपके सिविल के टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स भी आपको यहाँ पर पढ़ने ही है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको, एक तो आपको ऑटो कैड यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ना है, सीएडी यानी ऑटो कैड, कैड डिजाइन है ना, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है, देखो मैकेनिक्स हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, मैकेनिक्स एसएससी में पूछता नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो आपको मैकेनिक्स से ही स्टार्ट करनी चाहिए, और मैकेनिक्स करोगे तभी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स का बेस यहाँ पर रेडी होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये सब जो आप पढ़ते ही हो एसएससी में भी, बिल्डिंग मटेरियल आपको पढ़ना ही पड़ता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसमें अर्थवर्क का क्वांटिटी निकालना जो आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग में निकालते हो, सारी चीजें। ठीक है, देन बेरिंग, इसमें फाउंडेशन वर्क्स भी आपको इंक्लूड हो जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक। देन बिल्डिंग फिनिशेस, ये सब जो टॉपिक्स हैं बेटा, ये सब आपके कुछ एडिशनल टॉपिक्स है। बिल्डिंग मेंटेनेंस आपका कुछ एडिशनल टॉपिक है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोग नहीं पढ़ते हो एसएससी में, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी यहाँ से जितने भी सब्जेक्ट है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया आपका, ठीक है, सर्वेइंग हो गया, जियोटेक हो गया यानी सॉइल मैकेनिक्स वाला पार्ट हो गया आपका, है ना, फिर आपका हाइड्रोलिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स के अंदर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इसके अलावा आपका इरिगेशन वाला पार्ट हो गया। ये सारे टॉपिक्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ते ही। ठीक है, तो हाइड्रोलिक्स हो गया, इरिगेशन हो गया, स्ट्रक्चर यानी सॉम की बात कर रहा है, सॉम में भी स्ट्रेस स्ट्रेन है, एसएफडी बीएमडी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपके मैकेनिक्स का भी पार्ट बन जाता है। ठीक है, बस वहां पर आप एरिया मूवमेंट के साथ साथ मास मूवमेंट इनर्शिया भी पढ़ते हो, यहाँ पर भी आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का लगाना है। फिर शेयर स्ट्रेसेस है, फिर ट्रेसेस वाला पार्ट है, स्ट्रेन एनर्जी वाला पार्ट है, फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है आपका। अब देखो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में भी डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। ये सारे टॉपिक जो होते हैं आपके, ये सॉम का ही पार्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये पूरा कंबाइंड एक ही सब्जेक्ट का सिलेबस है। वैसे जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दिया हुआ है, ये आपका पार्ट बन जाता है स्ट्रक्चर एनालिसिस का। जैसे यहाँ पर आपको ट्रेसेस दिख रहा था, एनालिसिस ऑफ ट्रेसेस, ये आप लोग बेसिकली पढ़ते हो अपने स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर में भी लिमिटेड ही है बेटा, आपको कनेक्शंस का डिजाइन पढ़ना है, टेंशन मेंबर पढ़ना है, रूफ ट्रस पढ़ना है, और कॉलम बेसिस जो है ये आपके पार्ट बनते हैं कंप्रेशन मेंबर के। तो इसमें आपको जैसे गर्डर्स यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए, लेकिन पूरा पूरा प्लास्टिक थ्योरी यहाँ पर दिया नहीं है आपको, तो प्लास्टिक थ्योरी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना। इसका मतलब इसका सिलेबस भी कट शॉर्ट कर दिया है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अगर आप बात करोगे, इफ आई टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, अगेन कॉमन टॉपिक है आपका, उसमें भी पढ़ते हैं अपन, एसएससी में भी, यहाँ भी पढ़ते हैं। अब सब कुछ पढ़ा जाता है, कहने का मतलब है कि रेलवे भी है, हाईवे भी है, फिर इसके अलावा आपका ब्रिज भी है, टनल भी है, सब कुछ है यहाँ पर। तो ब्रिज टनल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। हाईवे को देखो अलग से स्पेसिफाई करके दिया। ठीक है, रेलवे, रेलवे हो गया, ब्रिज हो गया, टनल हो गया, फिर आपका वाटरवेज हो गया। ठीक, इसके अलावा आपका हाईवे वाला पार्ट हो गया। मतलब देखा जाए तो पूरा पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर पढ़ना, द एंटायर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग यू हैव टू स्टडी। तो कहने का मतलब है कि टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप सीबीटी 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट्स को एकदम छोड़ के चलोगे। टेक्निकल सब्जेक्ट्स को आपको साथ साथ लेना ही पड़ेगा, और सबसे पहले आप प्रिपरेशन उन सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो जिन सब्जेक्ट्स में आप वीक हो, या उन सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर सकते हो जो सब्जेक्ट आपके एसएससी जेई वाला पार्ट नहीं है या उसमें आपने नहीं पढ़े। उन सब्जेक्ट से अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपका जो क्योंकि देखो जो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है, उसको तो आप दोबारा रिवाइज करोगे, आपका वो चीज स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन जो नहीं आता है वो आपका हमेशा के लिए फिर वीक ही हो जाएगा। इसलिए जो चीज आपको नहीं आती है, जो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा, आप उसको पहले पढ़ो। उससे पढ़ने से क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये भी बढ़ेगा। आ रही बेटा बात समझ में? तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो टेक्निकल के साथ यू हैव टू स्टडी नॉन टेक्निकल ऑल्सो। टेक्निकल नॉन टेक्निकल के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी। अपने फैकल्टी के साथ कंटिन्यूशन में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनके लेक्चर्स को स्टडी करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है इसको बार बार, तब जाके आपका पूरी तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगी मेरी बेसिक बात रिगार्डिंग और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यही बोलती है कि जो अभी तक आप पढ़ते आए हो उसी प्रिपरेशन को आगे भी कंटिन्यू रखो, छोड़ो नहीं किसी भी चीज को, और जो चीज आपको नहीं आती है उसको सबसे पहले पढ़ लो। जो टेक्निकल के मैंने नए नए टॉपिक्स आपको बताए हैं उन टॉपिक्स को आप पहले अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और साथ में आप नॉन टेक्निकल को भी साइड। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका एसएससी और आरआरबी दोनों का प्रिपरेशन एक साथ हो जाएगा।
तो जब भी आपका एग्जाम डेट आएगा बस आप प्रिपेयर रहोगे कि बस मेरे को जाके एग्जाम यहाँ पर दे देना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ बेसिक बातें दिखाऊं जो आप लोग के डाउट्स रहते हैं, हालांकि इसके ऊपर कई बार वीडियोस देख भी लिए होंगे आपने, बट एक बार मैं भी एज अ मैटर ऑफ रेफरेंस आपको दिखा देता हूँ। तो ब्रांच वाइज ये मैंने शैलेश सर की हेल्प से ये जो पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ उनकी हेल्प ली है मैंने इसमें। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हो, अगर मैं सिविल की बात करूँ तो 750 वैकेंसीज है। बाकी सारी वैकेंसीज को अगर आप यहाँ पर मिला दोगे तो टोटल 2569। देन जो आपका ब्रांच वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, देन इसके अलावा अगर अपन बात करें, ये आपका कंबाइंड वैकेंसी चार्ट है, ठीक है, 2025 का। तो यहाँ पर 945 वैकेंसीज दिखा रहा है, पीछे 7 कितना दिखा रहा था, 750 दिखा रहा था। तो ब्रांच वाइज वैकेंसी चार्ट है, ये अभी करेक्ट है, कंबाइंड ब्रांच वाइज वैकेंसी चार्ट अगर आप देखो तो कंप्लीट सिविल के लिए यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी अवेलेबल। ठीक है, तो ये तो वैकेंसीज वगैरह तो फ्लक्चुएट करती ही रहती हैं बेटा, है ना, तो इसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको। आपको बस अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है। प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी रहेगी, डेफिनेटली आपका जो तरीका है पढ़ने का वो अच्छा होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये आपके जोन्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो सिविल की अगर आप बात करो तो आप देख सकते हो कि कलकत्ता जोन में 102, मुंबई में 116, प्रयागराज में 68, चेन्नई में 29, अहमदाबाद सिविल का ही बता रहा हूँ मैं, अहमदाबाद में 85, बिलासपुर में 73, रांची में काफ़ी कम है 17, चंडीगढ़, सिकंदराबाद, गोरखपुर में ऑलमोस्ट सेम ही है, जम्मू में काफ़ी ज़्यादा कम है, बेंगलोर में भी काफ़ी कम है। तो शुरू का जो आप देख सकते हो, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, प्रयागराज हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया और बिलासपुर, ये सब जो शहर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इनको आप एज अ जोन सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी डिपेंड करता है आपकी सूटेबिलिटी के ऊपर। भोपाल में बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, और मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी में तो लगभग नेग्लिजिबल है। तो कहने का मतलब है कि जो शुरू की जोन्स आपको यहाँ पर दिख रही है, आप इनको प्रेफर कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपको ये जोन्स जो है ये अलॉट हो सकती है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर सकते हो और प्लान भी कर सकते हो कि आप इन जोन्स में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। बाकी इसमें आपको अपना कंफर्ट भी देखना पड़ेगा, है ना, तो अप डाउन कर पाना होता है कि नहीं होता है, घर वाले के साथ कैसा परमिशन देते हैं आपको, तो वो सारी बातें भी आपको यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर परमानेंट। परमानेंट वे क्या होता है बता रखा है आपको, है ना, रेलवे मैंने पढ़ा रखा है आपको अच्छे से। तो उसकी जिम्मेदारियां क्या रहेंगी, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर सेक्शन ऑफ द ट्रैक का इंचार्ज बनाया जाएगा, तो आपको कपल ऑफ सेशंस पे जाके इंस्पेक्शन करना पड़ेगा और ट्रैक की मेंटेनेंस आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी, ताकि जितना भी इसमें रेल मूवमेंट हो रहा है वो सेफ भी होना चाहिए और इसका स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए। ठीक, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपकी। तो कुछ यहाँ पर और भी देख सकते हो आप, तो जैसे ये बताया मैंने, ट्रैक का इंस्पेक्शन करना है आपको, एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क करना है, ताकि आपका जो ट्रैक है वो स्मूथली वर्क करे और यहाँ पर एक्सीडेंट्स के चांसेस आपको कम मिले। तो बेसिकली आपको मेंटेनेंस वाला काम यहाँ पर देखना पड़ेगा। ब्रिज की अगर बात करोगे तो देखो, ब्रिज में भी आपको ऑलरेडी सब मैंने पढ़ाया हुआ है, तो रेलवे ब्रिजेस के बारे में अपने डिस्कस किया था। तो मेंटेनेंस करनी है ब्रिज की, ठीक है, ब्रिज वर्कशॉप, ब्रिज कंस्ट्रक्शन एंड द आर द मेजर एक्टिविटी ऑफ दिस प्रोफाइल। ठीक है, तो वो तो आप अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हो। देन अगेन आप लोग का जो मेजर डाउट होता है रिगार्डिंग कट ऑफ, तो कट ऑफ्स भी यहाँ पर आप देख सकते हो, सारे कट ऑफ्स में लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, तो यू कैन सी द कट ऑफ। तो कोलकाता का, अजमेर का, भोपाल का सबका कट ऑफ कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये सीबीटी 1 का है, जोन वाइज कट ऑफ। और ये जो कट ऑफ है ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो हाईएस्ट मार्क्स ये है, ये मिनिमम मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स ये मिनिमम मार्क्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो। फिर ये अगेन जोन 1 का है, जो बचे हुए जोन्स हैं उनका कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सब आपने ऑलरेडी देख भी रखा हो, तो ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ आपको। तो मेरा आज का वीडियो का जो मेन पर्पस था वो आपको ये गाइड करना कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी कौन कौन से जोन्स हैं इनके बारे में आपने मेरे से पहले स्टडी कर ली होगी, तो ये तो इतना मैं मान के चलता हूँ। तो इसमें मिनिमम मार्क्स जरा ध्यान से देखना, ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो अगर आप ये नंबर भी ले आते हो तो आप यहाँ पर जो सीबीटी 1 है उसको क्वालिफाई कर जाओगे, और क्वालिफाई कर जाओगे तो उसके बाद आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, फिर कुछ आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो A3 C1 B1 इनके कोड्स आपको पता होने चाहिए। जैसे A3 का मतलब है बेस्ट आई साइट, 6/9, 6/9, ये बता रखा है आपको, दिस वी हैव डिस्कस इन हाईवे, तो वहां पर बताया था आपको 6/6 बेस्ट विजन होता है, 6/9, है ना। तो देखो यहाँ पर सर ने कितना अच्छे से लिखा है, काम जहाँ दूर से देखना जरूरी है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने हिंदी में लिख के दिया हुआ है आप लोग। ठीक, तो हाई विजन क्लैरिटी चाहिए, तो आपका जो परमानेंट वे या ब्रिज के लिए जैसा भी मैंने आपको बताया था, तो इसके लिए आपको हाई विजन क्लैरिटी चाहिए।
ठीक। इसके अलावा A3 वही आपका 6:9 रेशियो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप डिज़ाइन या ड्राइंग एस्टिमेशन की बात करते हो तो यहाँ पर रिलैक्स आईसाइट है, तो ऑफिस का काम करना पड़ेगा, बड़ा अच्छे तरीके से लिख के दिया आपको। तो C1 का मतलब है कि रिलैक्स आईसाइट, तो 6/12 6/18। देन अगर यहाँ पर चेक करो आप, सिविल वर्क्स अगर आपको मेंटेनेंस वर्क करना है तो यहाँ पर मीडियम स्टैंडर्ड आपको चाहिए, तो मतलब A3 और C1 के बीच का है B1 यहाँ पर, तो मीडियम आईसाइट आपको यहाँ पर। ठीक है। तो सूटेबल फॉर कैरेज एंड वैगन, ये पूरा रिसर्च यहाँ पर ऑलरेडी हुई और ये सब आपने भी करके रखा हुआ। ठीक है। तो मेरा मेन पर्पस था कि आपको बताऊं किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। बाकी आप अगर अन अकेडमी के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अभी हमने आरआरबी का जो भी बैच यहाँ पर लॉन्च किया है, ये एसएससी जेई के गोल में ही लॉन्च किया है। तो जितने भी बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन रखे हैं, वो ऑलरेडी इस चीज़ की एक्सेस यहाँ पर पा सकते हैं। तो दे कैन ऑलरेडी दे हैव डायरेक्ट एक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच। तो आरआरबी के लिए आपको कोई सेपरेट कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारा एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हो 100% स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है अगर आप हमारा ये मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट वैसे भी आपको देना चाहिए, साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है। हम हमेशा अक्सर संडेज को ये टेस्ट रखवाते ही हैं, तो इसमें भी कम से कम आपको 65% स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही। तो आप अगर ये टेस्ट अपियर करते हो और कोई सा भी रैंक लाते हो तो एटलीस्ट 65% स्कॉलरशिप तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो भी सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पर अन अकेडमी के परचेज करते हो, इसको करंट ऑफर प्राइस में परचेज करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो। मेरा जो रेफरल कोड है अभी चेंज हो गया है, तो परन13 था मेरा कोड। अभी मेरा जो कोड है ये पीबी सिविल हो चुका है। तो पीबी सिविल इज द रेफरल कोड विच यू हैव टू अप्लाई। ठीक है। अगर आप सिर्फ आरआरबी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बैच लेना चाहते हो तो देखो दोनों CBT1 CBT2 एक साथ है। तो आप देख सकते हो कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट्स हमने स्टार्ट किए। तो 2999 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3000 में कंप्लीट बैच अवेलेबल है। अभी 10 नवंबर को क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा अगर आप ओनली CBT1 के लिए परचेज करना चाहते हो, अगर टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है आपका तो भी कर सकते हो, 2499। ठीक है। इसमें आपको सिर्फ नॉन टेक का एक्सेस मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका टेक्निकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग है और आप अगर सिर्फ नॉन टेक्निकल पोर्शन पढ़ना चाहते हो जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो आप वो भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे फैकल्टीज आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। देन अगर आप ओनली टेक्निकल का बैच लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, बट 2500 रुपये देने से अच्छा है कि आप यहाँ पर 500 रुपये और देके 3000 यानी 2999 में कोर्स परचेज करो। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही आपको मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट है अगर आपने यहाँ पर एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तब तो आपको आरआरबी का बैच, बीटीएससी का बैच भी हमारा 10 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी एसएससी में ही बंडल है। इसको आप अगर लेना चाहते हो डिप्लोमा वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये भी 2999 यानी 3000 में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के साथ। ठीक है। बाकी जस्ट 1 रुपये स्पेंड करके आप एसएससी जेई की मॉक टेस्ट यहाँ पर परचेज कर सकते हो, जो CBT1 को ध्यान में रखते हुए। तो 14 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है। 6 नॉन टेक्निकल, 6 यूनिट टेस्ट हैं आपके और 2 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाएगी। जो यहाँ पर कोड आपको यूज़ करना है वो भी पीबी से। तो दिस कोड यू हैव टू अप्लाई। ठीक। एसएससी का बैच भी हमारा चल रहा है करेंटली। मेरे भी 2 सब्जेक्ट इसमें चल रहे हैं, स्ट्रक्चर और साथ में मेरा बीएमसी चल रहा है। इसके अलावा जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स है वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया। ऑल द सब्जेक्ट्स आई हैव टॉट इन दिस पर्टिकुलर पेड बैच। ठीक है। ये भी मेरा मोर देन 50% कंप्लीट हो ही चुका है। बीएमसी भी हमारा अभी कॉन्क्रीट वाला पार्ट चल रहा है। तो आप इस बैच में अगर एनरोल करना चाहते हो कर सकते हो। इसको आप चाहो तो स्टोर्स के थ्रू भी परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप जनरल सब्सक्रिप्शन लोगे तो हमारी जितनी भी क्लासेस 2-3 सालों में हुई है सारी क्लासेस का आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। तो टेक्निकल बैच आपका एक ही साथ स्टार्ट हो रहा है, ये सब में बंडल रहेगा आपका। ठीक है। डीडीए का बैच भी है, आसाम पीएससी का बैच भी है 2999 में। फिर आपका जो कुरुक्षेत्र बैच है हमारा फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ HPSC, वो बैच भी आप परचेज कर सकते हो। ये हमारे एसएससी जेई का बैच है। ठीक है। ये बैच अगर परचेज करते हो तो सारे कोर्सेज आपको एक साथ मिल जाएंगे। जो भी डिस्काउंट आपको चाहिए उसके लिए आप मेरा कोड पीबी सिविल यूज कर सकते हो। ठीक है। इसका जैसे मैंने अभी बताया, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट भी है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी है। तो इसको भी आप सेपरेटली परचेज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट चाहिए, अगर नॉन टेक्निकल का पोर्शन चाहिए तो 1499 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1500 में अवेलेबल है। और अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट ही लेना चाहते हो तो ये 4999। इसमें अभी मैंने स्ट्रक्चर जस्ट पढ़ा है, मतलब ऑलमोस्ट मेरा 50% तो कंप्लीट हो ही चुका है। ठीक है। तो ये हमारे फीचर्स भी आपको पता ही है। तो पोस्ट फीचर है, रेज अ हैंड ऑप्शन है। जितने भी एजुकेटर्स सारे टॉप एजुकेटर है। पीडीएफ के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता। जैसे आप एक बार हमारा कोर्स परचेस करते हो तो जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सारे एजुकेटर्स के सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है।
तो अच्छे से प्लान करिए अपने सब्सक्रिप्शंस को। मेरे हिसाब से गाइडेंस लेके अगर पढ़ोगे तो आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जाएगी। अपने हिसाब से कोई सा भी कोर्स परचेज कर सकते हो। एसएससी जेई का कोर्स परचेज करोगे तो इसमें आपको सिर्फ एसएससी जेई नहीं, आपके आरआरबी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके किसी भी स्टेट एई जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनफैक्ट अपन जो क्लास में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो आपके गेट और ईएससी एग्जाम के लेवल को भी कवर कर लेता है। तो आप चाहें तो हमारे फ्री लेक्चर्स देख सकते हैं जो स्पेशल क्लास में अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे हमारे सेशंस देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे नोट्स देख सकते हैं, तो नोट्स देख के भी आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, चलिए, तो मेरी तरफ से कुछ गाइडेंस थी आप लोगों के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू।